डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम कृषि के संबंधित कुछ जुड़े ऐसे विषय लेकर आपके सामने आते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, आपकी खेती किसानी में परिवर्तन लाकर आपको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक मजबूती आपको प्रदान की जा सके, किसान भाइयों की लागत कम कर सकें और किसान भाइयों को जो खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं उसका समाधान करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और लगातार हम इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते रहते हैं, अलग अलग विषय लेकर आपके सामने आते रहते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं और आज कौन से विषय पर हम चर्चा करेंगे जिसमें आप अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। आइए उस विषय को सबसे पहले जान लेते हैं। हर कार्यक्रम में हम अलग अलग विषय लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज की खेती कितनी महत्वपूर्ण है और क्या कुछ करना चाहिए आपको इस खेती से जुड़ने के लिए। साथ ही प्राकृतिक खेती इस समय की मांग कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है और प्राकृतिक खेती से कैसे किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, अपनी जो उपज है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है या आपके मन में कोई भी संशय है तो आप सीधा फ़ोन उठाकर हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारा टोल फ्री नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए 1800-11-3060, 1800-11-3061। ये दोनों टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करते समय दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके और आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की व्यवस्था बेहतर तरीके से हो ताकि बातचीत करने में कोई व्याधा उत्पन्न ना हो। इसके साथ ही आप अगर फ़ोन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप और ईमेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। लेकिन व्हाट्सएप करते समय आप जिस जगह से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम, अपना नाम सवाल के साथ लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप ईमेल के ज़रिए भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों के साथ आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब वक्त हो गया उन लोगों से मिलने के लिए जो मेहमान इस कार्यक्रम की आन बान शान हैं, जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर कपिला शेखावत जी का। मैम आपका बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। इसके साथ ही आज हमारे दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रभारी अधिकारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र, अमरोहा, उत्तर प्रदेश से। दोनों खास मेहमानों से हमने आपको तारुफ करा दिया है। अब इन दोनों खास मेहमानों की नॉलेज का आप फ़ायदा उठाइए, इनके अनुभव का आप फ़ायदा उठाइए और अपनी किसी भी समस्या का समाधान इन दोनों मेहमानों से आप पूछ डालिए। 3 जरिए आपको बताए हैं, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप और ईमेल, इन तीनों माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए और अपना सवाल पूछ डालिए। चर्चा का शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कपिला शेखावत जी का सबसे पहले रुख करते हैं। डॉक्टर कपिला जी, अगर हम बात करें इस महीने की, तो हम पोषण माह मना रहे हैं 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। ये कहीं ना कहीं संयोग है और इस विषय को लेकर हम आपके सामने आए हैं और आप भी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर बात करें पोषण की या फिर बात करें किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को लेकर, मोटा अनाज इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से पूर्ति करता है और कैसे हम पोषण को सुरक्षा रख सकते हैं और साथ ही साथ किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर कर सकते हैं मोटे अनाज की खेती के जरिए। जी पुलकित जी, शुरू में तो हम खाद्य सुरक्षा की बात करते थे, लेकिन आजकल जैसे आपने भी बताया पोषण सुरक्षा और उसके साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पर्यावरणीय सुरक्षा। अब आप ये देखिए कि अब धीरे धीरे खेती के अंदर लागत बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं हम परंपरागत तरीके से इन मोटे अनाजों का इस्तेमाल करते ही थे। बीच में कुछ कारणों से हमारे थाली से ये गायब हो गए, लेकिन इनका महत्व जो पोषण की दृष्टि से वो बहुत अधिक है। अगर आप इनके अंदर मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की अगर अपन बात करें, पूरा न्यूट्रिशन की बात करें, आपकी आजकल की जो भी समस्याएं हैं और ज़्यादातर हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड समस्याएं हैं, चाहे वो डायबिटीज़ ले लीजिए, चाहे आपको बीपी या उच्च रक्तचाप या हार्ट डिजीजेज आप ये ले लीजिए, और जो नॉर्मल एक न्यूट्रिशन की कमी और एक इम्यूनिटी की कमी हम सब ने कोरोना काल में झेला, उस सब का कारण सीधा हमारे
पोषण से जुड़ा हुआ है और खेती किसानी से जुड़ी है। हमारी आज भी भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है जी। 50% से भी ज़्यादा हमारे यहाँ किसान हैं। तो सभी के लिए ये एक संदेश है, आह्वान है। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स नहीं, हमें इंटरनेशनल डिकेड ऑफ मिलेट्स, यानी कि पूरा दशक ही हमें मिलेट्स के प्रति समर्पित करना चाहिए। खास बात यह है कि भारत में हमेशा से ये फसलें होती आई है और हमारे जलवायु में बहुत ही सही तरीके से हम इनको उगा सकते हैं। तो किसान भाई इन्हें अपनाएं, उगाएं, अपने आहार में भी लें और आर्थिक के साथ साथ अपनी जो इम्यूनिटी या पोषण की दृष्टि से भी अपने आप को सुदृढ़ और सशक्त बनाएं। जी, तो मोटे अनाजों की महिमा अपरंपार है। अगर इनके गुणों की बात करें तो आप उंगलियों पे गुण गिन ना अगर चाहें तो गिन नहीं पाएंगे, इतने गुण हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके इसको अपने पोषण या अपनी थाली में लेना शुरू कर सकते हैं और किसान भाई अगर इसकी खेती करते हैं तो उसके तमाम फायदे हो सकते हैं। इन फायदों को हम जानेंगे डॉक्टर कपिला जी से आगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। श्री अन्न को ही मोटा अनाज और पोषक अनाज कहा जाता है। श्री अन्न में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सांबा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। श्री अन्न पौष्टिकता से भरपूर और सूखी सहिष्णु फसल है जो ज्यादातर भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। बता दें कि 44% हिस्से के साथ भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में श्री अन्न मुख्यतः खरीफ की फसलें हैं और अन्य प्रमुख फसलों की तुलना में इनकी खेती के लिए पानी की भी कम जरूरत पड़ती है। बात अगर मंडुआ यानी रागी की करें तो इसकी बुआई के लिए गर्म और नम जलवायु की जरूरत होती है। इसके लिए तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर चाहिए होती है। अच्छी जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। वहीं कंगनी की खेती उपोष्ण जलवायु में की जाती है और इसकी बुआई के लिए हल्की दोमट से भारी मिट्टी अच्छी रहती है। कोदो बोने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर बरसात चाहिए होती है और अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 8.5 हो अच्छी रहती है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव नहीं हो। वहीं कुटकी की बुआई वैसे तो सभी तरह की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। बता दें कि भारत में हाल के वर्षों में श्री अन्न का उत्पादन बढ़ा है। किसान सूखा प्रतिरोधी फसल के रूप में इसकी खेती तेजी से कर रहे हैं। सरकार भी अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के भाग के रूप में श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। मोटा अनाज यानी कि श्री अन्न की खेती क्यों है खास, कुछ रिपोर्ट्स के जरिए और रिपोर्ट में बताई गई कुछ बातों के जरिए हमने इसको समझने की कोशिश की और कुछ और बातों को समझेंगे डॉक्टर कपिला जी से। लेकिन उससे पहले अपने दूसरे मेहमान की तरफ रुख करते हैं, डॉक्टर अरविंद जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अरविंद जी, अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती की, मौजूदा समय में क्या हम ये मान के चलें कि अब ये मांग है कि प्राकृतिक खेती की तरफ रुख किया जाए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि प्राकृतिक खेती की अगर परिभाषा को समझा जाए तो किस रूप से आप समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को? देखिए पुलकित जी, आपने बड़ा सही प्रश्न किया है कि आखिर को प्राकृतिक खेती की क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए, प्राकृतिक खेती के लिए अवधारणा जो आप देखेंगे पिछले 5 सालों से बहुत ज्यादा जोर पकड़ने लगी है। कारण क्या है कि पूरे देश के अंदर रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग होना और सघन खेती, ये 2 इसके मुख्य कारण हैं कि सघन खेती जब हम कर रहे हैं तो निश्चित नीचे जो हमारी जमीन के अंदर पोषक तत्व हैं उनका ही अनियंत्रित मात्रा में अपटेक हो रहा है, लिया जा रहा है। और रासायनिक खादों की वजह से हमारा जो मृदा स्वास्थ्य है वो भी असंतुलित हुआ है और दूसरा पर्यावरण का संतुलन भी गड़बड़ाया है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम प्राकृतिक की तरफ चलें, प्राकृतिक खेती की तरफ चलें, जिसको नेचुरल फार्मिंग के रूप में भी हम जानते हैं। और इसमें मुख्य रूप से गौ आधारित भी, इसको हम दूसरी परिभाषा में गौ आधारित भी कह सकते हैं कि एक गाय के से हम लगभग 30 एकड़ जमीन की खेती कर सकते हैं। जबकि आप नेचुरल के में अगर जैविक की बात करें तो 30 गांवों से आप 1 एकड़ की खेती कर सकते हैं। ये एक मुख्य अंतर है कि जैविक खेती में और हम प्राकृतिक खेती में अगर हम करना चाहें तो क्या अंतर हो सकता है। यहाँ पे मुख्य बात ये आती है कि हम इसमें देसी गाय का ही चयन क्यों करते हैं। देखिए, देसी गाय का में चयन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है जो गौ आधारित है या प्राकृतिक खेती इसको नाम दिया गया है कि 1 ग्राम गाय के गोबर में या गाय का जो 1 ग्राम गोबर है उसमें लगभग
300 से लेकर के 500 करोड़ बैक्टीरिया जो सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं वो पाए जाते हैं। जबकि सामान्यतः आपकी जो भी देसी गाय को छोड़ करके हॉस्टन फ्रीजन है, जर्सी है, जो गाय हैं उनमें सामान्यतः लगभग आपका 70 से लेकर के 80 करोड़ बैक्टीरिया सूक्ष्म माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए ये कहा गया कि अगर हम प्राकृतिक अपनी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो हमको निश्चित रूप से गौ आधारित प्राकृतिक खेती की तरफ आना पड़ेगा, कि जिससे कि हमारे खेत में जीवांश का स्तर बढ़ेगा, और जब जीवांश का स्तर बढ़ेगा तो निश्चित है कि उससे पानी धारण करने की क्षमता और हवा और ये क्या कहते हैं जल का जो अनुपात है वो एक निश्चित रहेगा। और जब ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित है कि हम कोई भी सघन खेती करेंगे, कोई भी फसल लेंगे वो अच्छा उत्पादन देगी और मृदा का स्वास्थ्य भी हम अच्छा रख सकेंगे। तो ये मतलब हमारा जो प्राकृतिक खेती है वो इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें। जी, तो ये कुछ खास बातें हैं कि प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है और इससे क्या लाभ हो सकता है। कुछ बिंदुओं में हमने इसको समझने की कोशिश की है और विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। प्राकृतिक खेती यानी कुदरती खेती देसी गाय पर आधारित एक कृषि पद्धति है। इसमें एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। दरअसल देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। इसलिए देसी गाय को प्राकृतिक खेती का मूल आधार माना जाता है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। लघु और सीमांत किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास आय के काफी कम साधन होते हैं। साथ ही मौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है, कुछ महत्वपूर्ण बातें रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की। डॉक्टर अरविंद जी का फिर से रुख करता हूं। डॉक्टर अरविंद जी, हमने रिपोर्ट में देखा और बताया गया कि लघु और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है प्राकृतिक खेती। क्या ये क्या वजह है जिसकी वजह से लघु और सीमांत किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं, और जिस तरीके से बदलते परिवेश, जलवायु परिवर्तन हम देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती आगे ये खड़ा कर सकता है? देखिए, प्राकृतिक खेती लघु और सीमांत कृषकों के लिए इसलिए ज़्यादा लाभकारी है कि बहुत इसमें ये देखा जाता है कि छोटे बड़ा कोई अगर कॉमर्शियल लेवल पर कोई किसान खेती कर रहा है तो वो इस चीज़ को बहुत जल्दी अपनाएगा नहीं। लेकिन उसी के सापेक्ष में अगर हम छोटे लघु और मध्यम जो हमारे किसान हैं उनकी तरफ अगर हम इस तकनीक को ले जाते हैं तो इस तकनीक को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा, एक उनकी वित्तीय जो कहना चाहिए कि जो घर की आर्थिक स्थिति है वो भी उसको एक सपोर्ट करती है कि प्राकृतिक खेती की तरफ अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा। अब इसमें प्राकृतिक खेती के लिए किसान भाई क्या करना चाहिए, जैसा कि आपको अभी बताया गया कि इसमें देसी गाय का ही मुख्य रूप से चयन किया जाता है। देसी गाय में आपकी साहिवाल हो सकती है, आपका गिर नस्ल हो सकती है, हरियाणा की नस्ल हो सकती है, थारपारकर हो सकती है। ये काफ़ी देसी गायें ऐसी हैं जिनको ही इसकी खेती के लिए चयन करना चाहिए। और इसमें इसके विभिन्न जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसमें आपका घन जीवामृत है, जीवामृत है, बीजामृत है, पंचगव्य है और आपका नीमाष्टक है, सतपर्णी अर्क है, इनको विभिन्न अवस्थाओं पर देने के लिए कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी देखा होगा कि जो हमारी फसलें हैं उनका एक प्राकृतिक जो उनकी टेस्ट है
वो भी इसमें बरकरार रहता है। वो इसलिए बरकरार रहता है कि जो उसमें पोषक तत्व हैं वो एक निश्चित अमाउंट में, निश्चित उसमें मात्रा में उनको मिलते हैं, और साथ ही साथ में जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज है, जो जमीन के अंदर सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और जब सूक्ष्म क्रिया जो जीवाणु है हमारे, उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है तो फसल का जो अवशेष जमीन के अंदर पड़ा हुआ है वो सड़ता है, डिकम्पोज होता है, जिसका किण्वन भी कह सकते हैं। और वो जब किण्वन या सड़ेगा तो उससे हमारे ह्यूमस की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी तो एक तरह से उनको पोषक तत्वों की सप्लाई पूरी तरह से मिलना शुरू होगी। और उसी के साथ साथ में उसमें जल धारण क्षमता है, क्योंकि इससे देखा जाता है, ये भी मतलब इसमें देखा गया है कि जहाँ पे प्राकृतिक खेती करते हैं उसमें पानी की मांग भी कम हो जाती है। कारण क्या है कि उसकी जल धारण क्षमता है, यानी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है, और नीचे पानी उसका सीपेज होकर के नीचे नहीं बहता है, जमीन मृदा में ही रहता है। जिससे अरविंद जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, माफी के साथ। एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं फिर लौटूंगा आपके पास। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी अपना सवाल पूछिए, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। प्राकृतिक खेती के बारे में सर जानना चाह रहे थे जी। सर जो लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं किसान भाई, तो सर थोड़ी सी शिकायत रहती है कि कीट प्रबंधन के बारे में, कि अगर कीटों को शुरुआती अवस्था में नहीं पकड़ पाए तो फिर प्राकृतिक तरीके से थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको लेकर क्या विशेष सलाह डॉक्टर साहब देना चाहेंगे कि कीट प्रबंधन कैसे करें प्राकृतिक तरीके से? क्योंकि रासायनिक कितना भी कीट बढ़ जाए लेकिन उसमें कंट्रोल कर लेते, लेकिन प्राकृतिक तरीके में थोड़ा शुरुआती अवस्था में अगर नहीं देख पाते हैं तो परेशानी होती, तो क्या सलाह रहेगी? जी विपिन सागर जी हमारे दर्शक हैं। डॉक्टर साहब इनका सवाल यही है कि प्राकृतिक खेती में कीट की समस्या बहुत देखने को मिलती है, समाधान बताइए इनको। देखिए विपिन जी, आपने जो प्रश्न किया है कीट प्रबंधन के लिए, देखिए इसमें बहुत से, मैंने अभी आपको जिक्र किया था, अगर आप मेरी बात सुन रहे होंगे, कि इसमें आपका शतपर्णी अर्क बनाया जाता है, नीमाष्टक बनाया जाता है, ब्रह्माष्टक बनाया जाता है। और इनको अगर आप एक 10 से 15 दिन के अंतराल पर अगर अपनी फसल में नियमित रूप से अगर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पत्ती काटने वाले या पत्तियों से रस चूसने वाले, ये सभी तरह के कीड़ों का ये पूर्ण रूप से स्थायी नियंत्रण करता है। क्योंकि ये मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे अपने फार्म पे भी हम इसके नेचुरल फार्मिंग के और जैविक के और एक आपके प्राकृतिक, ये जो रासायनिक वाले, तीनों ट्रायल हमने अपने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप अगर करते हैं तो इसमें सफलता मिलती है, लेकिन शर्त ये रहती है कि आप उसके तत्वों को किस अनुपात में और किस तरह से बना रहे हैं। जैसे अगर आप इसका शतपर्णी अर्क बनाते हैं तो शतपर्णी में आपका है नीम के पत्ते हैं, लगभग 2 किलोग्राम नीम के पत्ते ले लेंगे, आपका हल्दी पाउडर है, और आपका ये क्या नाम है, लहसुन है, तम्बाकू है, इन तम्बाकू लगभग 1 किलो ले लेंगे इनको। और इसके बाद में आपके आक के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, ये लगभग शतपर्णी का मतलब हो गया 7 लगभग पत्ते, फसलों के पत्तों पेड़ हैं, उनके पत्तों को लेकर के, और इनको आपका 10 लीटर गौमूत्र लेंगे, और उसके साथ में आपका लगभग 2 किलोग्राम गोबर है, और थोड़ी सी इसमें मिट्टी मिला करके अगर आपको इसको 24 से लेकर के 36 घंटे इसको किण्वन की यानी सड़ाने की प्रक्रिया करते हैं तो लगभग 40 दिन में ये आपका पूर्ण रूप से नीमाष्टक जो आपका है शतपर्णी अर्क बन करके तैयार हो जाता है। और इसको आप 1:5 यानी 100 लीटर अगर आपने पानी लिया है तो उसमें 5 लीटर आप इसमें शतपर्णी अर्क मिला करके इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से, और इसको 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपनी फसल में छिड़काव करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। इसी तरह से आपका ब्रह्माष्टक है, ब्रह्माष्टक में आपका गोमूत्र, आपका 10 लीटर गोमूत्र है जी। आपका। डॉक्टर अरविंद जी मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, यहाँ समय की मांग है, एक ब्रेक ले लिया जाए, उसके बाद फिर से लौटेंगे, आपकी बात को विस्तार रूप से दर्शक तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कुछ ये बातें हैं जो हमारे दर्शक हैं विपिन जी, आप इन बातों का ध्यान रखकर अपने कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं। फिलहाल एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है।
हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जारी है। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप सीधा टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछें। अच्छा किसान है। नंदस्वरूप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती के 4 चीजें लगती हैं, जैसे बीजा अमृत है, जीवा अमृत है, मल्चिंग है, वो सापा है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और दूसरी तो जो हमारा मोटा अनाज है तो उसमें जैसे हमारा ज्वार है, रागी है, कुटकी है, कंगनी है, सांवा है, बाजरा है, रामदाना है, कोदो है और चीना है। तो अगर हम मिलवा फसल बोना चाहते हैं तो कुछ की जगह उठनी होती है, कुछ की जगह गहरी होती है, तो इसका फसलों का विद्युतीकरण हम किस प्रकार से करें अधिक फायदा लेने के लिए? जी, 2 महत्वपूर्ण सवाल आपके हैं, आपके सवालों को शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर अरविंद जी, पहला सवाल इनका आपसे ही है कि किस तरीके से जो इनका सवाल है उसको आप समझ गए होंगे, उनका जवाब इनको दीजिए, फिर डॉक्टर कपिला जी का रुख करते हैं। देखिए नंदकिशोर जी, आप अभी मेरी अगर कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो मैंने ये कहा कि आपको प्राकृतिक खेती अगर आप करते हैं तो शुरुआत में आपका खेत का देखिए निर्भर ये करता है कि आपके खेत में जीवांश का स्तर क्या है। अगर जीवांश का स्तर 0.5 या 0.4 के आसपास है तो आपके इसको 1 के लेवल पे लेके आने में जितना समय लगेगा तब तक आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी। और जैसे जैसे इसका जीवांश का स्तर बढ़ता चला जाएगा उसके बाद में आप जो रासायनिक उर्वरकों को डाल करके पैदावार ले रहे होंगे वो पैदावार आपको मिलना शुरू हो जाएगी। पहला बात तो ये है। अब इसका जीवांश का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आपको अभी बताया गया था कि देसी गाय के जो है देसी गाय का गोबर और गौमूत्र है, इसका आप इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आप घन जीवामृत बना सकते हैं। 100 किलोग्राम गाय का गोबर ले लीजिएगा, उसमें 5 से 10 लीटर गौमूत्र है मिलाएंगे आप। साथ ही साथ उसमें 2 किलोग्राम आप कोई भी दाल वाली फसल का आटा ले सकते हैं, 2 किलोग्राम गुड़ ले सकते हैं। और बरगद या पीपल का पेड़ मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसकी आप लगभग 1 किलोग्राम तक मिट्टी लेकर के और इनको पानी उसमें गौमूत्र में अच्छी तरह से उसको गोबर में मिला करके और इस तरह से इसको मिलाएंगे जैसे आटा लगाया आप मारते हैं, आटा घर में जैसे लेडीजें लगाती हैं उसी तरह से मिला करके और फिर इसको छायादार स्थान में लगभग 24 से लेकर के 36 घंटे तक आप रख देंगे। अगर पानी की कमी दिखाई देती है तो पानी डाल करके उसको नम रखेंगे जिससे कि ये सूखने न पाए। और इसके बाद में इसके आप एक उपले हैं या लड्डू है इस टाइप के बना करके और इसको छाया में या आंशिक छाया यानी सूर्य की डायरेक्ट रोशनी इनके ऊपर न पड़े तो इनको बना करके आप तैयार कर लीजिएगा। और ये लगभग आपके 6 महीने तक आपके ये तैयार हो गए। आपकी फसल जब भी आप कोई भी फसल बोते हैं, जैसे मोटे अनाज की आप बात बता रहे हैं, तो मोटे अनाज की कोई फसल बोते हैं या और अन्य कोई फसल बोते हैं तो बुवाई से पहले आप खेत की तैयारी के समय पे इनको बुरादा बना करके और खेत में बिखेर दीजिएगा और बिखेरने के बाद में जुताई करके आप इसको अच्छी तरह से मिला सकते हैं। जी, तो आप इस तरीके से कहीं ना कहीं नंदस्वरूप जी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर कपिला जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कपिला जी, अगर हम बात करें फसल विविधीकरण की तो इसमें हमारे जो दर्शक थे नंदस्वरूप जी उन्होंने सवाल पूछा, इसमें आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नंदस्वरूप जी शायद पूछ रहे थे कि मिलवा खेती या मिक्स क्रॉपिंग अगर करनी हो तो किस तरह से इनका कॉम्बिनेशन या संयोजन लिया जाए। तो नंदकिशोर जी बहुत ही प्रगतिशील किसान है और ज्यादातर आप हेलो किसान में जरूर आपका प्रश्न हम सुनते
ही रहते हैं। तो आपने खुद ही बताया कि कितनी सारी हमारी जो मिलेट्स या मोटे अनाज की फसलें हैं, जिनमें हम मेजर मिलेट्स 3 मानते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। उसके अलावा 6 माइनर मिलेट्स आपने उनका सबका नाम बताया। तो मिलवा खेती या मिक्स क्रॉपिंग के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। तो इसमें जैसे ऐसे नहीं है कि आप रैंडमली किसी भी 3, 4 या 5 फसलों के बीज को एक साथ मिलाकर आप बुआई कर दें, तो ये कोई सही और वैज्ञानिक तरीका नहीं होगा। सबसे पहले आप अपने आसपास में बाजार की मांग के आधार पर, या आप अपने खेत की मांग के आधार पर, या आपकी खुद की जो एक्सपर्टाइज है उसके हिसाब से आप अपने फसलों का चुनाव करें। अगर आप मिक्स क्रॉपिंग में कोई भी मोटी अनाज की फसल लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि खरीफ में ज़्यादातर ये फसलें उत्तरी भारत में उगाई जाती हैं, तो इसमें अगर आप विविधीकरण की भी पुलकित जी ने बात की, तो लगातार धान फसल गेहूं चक्र से कई समस्याएं हमारे सामने आ गई है। इसका भी एक विकल्प मोटे अनाज हो सकता है। तो मिलवा खेती की जब आप बात कर रहे हैं, तो 2 हम जो कॉन्ट्रास्ट फसलें हैं उनको लेते हैं। तो जो आपकी जितनी भी मोटे अनाज की फसलें हैं, उनके साथ में दलहनी फसल का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि बाजरा या ज्वार है, तो ये ज़्यादा हाइट की ऊंची फसलें हैं, और आप इनकी जो वैसे 30 सेंटीमीटर इनकी पंक्ति से पंक्ति दूरी रखते हैं, लेकिन अगर आप मिक्स क्रॉपिंग में लेना चाह रहे हैं तो आप 45 से 60 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। और जो बीच का क्षेत्र है उसमें आप दलहनी फसल, जिसमें आप मूंग ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं। और मूंग और उड़द की जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं, मान लीजिए अभी तो ऐसी भी हैं जो कि 80 दिन में तैयार हो जाती हैं, और आपकी जो रेगुलर मिलेट क्रॉप है वो आप चाहें तो आप उसको लंबे समय तक पूरी ग्रेन टू ग्रेन आप ले सकते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग के सिद्धांत को देखते हुए आप इनमें मेजर मिलेट्स में, जैसे स्पेशली आपके एरिया के लिए ज्वार, रागी और बाजरा में से कोई फसल लेके बीच में अगर आप किसी दलहनी फसल की इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और दोनों ही फसलों का उत्पादन जो है आपको बेहतर मिलेगा। जी, डॉक्टर कपिला जी ने आपको बेहतर उपाय बताया। नंदस्वरूप जी, आप इन उपायों का इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से अपनी मोटे अनाज की खेती में आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं, राजेश कुमार हैं, बिहार से, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, प्रणाम सर। जी प्रणाम, अपना सवाल पूछिए। सर, जो मक्की का खेती करना आप समझते हैं, जो रेतीली जमीन है तो किस प्रकार से किया जाए मक्की का खेती? जी, जितना हम समझ पाए आपके सवाल को, आप जानना चाहते हैं कि मक्के की खेती करना चाहते हैं, कौन सी किस्मों का चुनाव करें। डॉक्टर कपिला जी, आपका रुख करेंगे। मक्का मोटे अनाज में तो नहीं आता, लेकिन मक्का जो है वो दोनों ही ऋतुओं में हम ले सकते हैं, खरीफ और रबी में। तो अभी जो खरीफ की ऋतु की जो मक्का है वो लगभग अभी ख़त्म होने वाली है। रबी के लिए कुछ प्रिस्क्राइब्ड किस्में हैं, आपके क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और बिहार में होती भी है। रबी मेज़ हम बहुत लेते हैं, धान के बाद भी इन फसलों मक्का की फसल को लिया जा सकता है। कम अवधि की है, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जो संस्तुतित किस्में हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं। बाकी पूसा संस्थान से कुछ ऐसी भी किस्में हैं जो रबी खरीफ दोनों के लिए संस्तुतित है। और आपके क्षेत्र के आसपास पूसा समस्तीपुर बिहार में जो हमारा सेंटर है, उसने खास तौर पर आप ही के क्षेत्र के लिए कुछ किस्मों का विकास किया है। उनमें से आप अच्छी किस्म का चुनाव करके रबी में भी मक्का की अच्छी फसल ले सकते हैं। जी, तो राजेश जी, आप इस तरीके से मक्के की फसल ले सकते हैं और आप आगे खेती में बढ़ेंगे। जो आपको उपचार बताए गए इनका इस्तेमाल कर आप मक्के की खेती में आगे बढ़ेंगे और अच्छा खासा उत्पादन लेंगे, ये उम्मीद हम करते हैं। डॉक्टर कपिला जी, अब आपका फिर से रुख करता हूं मैं। अगर हम बात करें मौजूदा समय की, जिन किसान भाइयों के खेतों में इस समय मोटे अनाज की कोई भी फसल खड़ी है, तो उनके लिए क्या आप बताएंगे आगे की राह कैसे होनी चाहिए, कटाई की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, और कैसे पहचाने की कटाई की बिल्कुल अब ज़रूरत पड़ गई है, अब हमारा जो फसल है वो कटने के लिए बिल्कुल तैयार है? जी देखिए, समय पर बोई गई जो आपकी मोटे अनाजों की फसल है, हम प्रथम सप्ताह जो जुलाई का होता है, इसमें मानसून आने के साथ में इसकी बुआई करते हैं। तो अभी लगभग 70-75 दिन के आसपास की आपकी फसल खेतों में खड़ी है। और इस समय बहुत अधिक ध्यान इसमें जो रखने की बात है कि कभी जो अब क्योंकि दाना भरने की समय आ गया है, तो इस समय कुछ फफूंद जनक बीमारियां हैं वो लग सकती हैं, और कुछ कीटों का प्रकोप भी इस समय हो सकता है जो आपकी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। और अभी क्योंकि इस मौसम में हमने खास तौर पर देखा है, इस साल बारिश लगातार होती रही है। उत्तरी अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे फफूंद जनित बीमारियाँ, क्योंकि नमी ज़्यादा है, वो हो सकती है, और इनकी जो अवधि है ज़्यादातर 100 दिन के आसपास की रहती है। तो हमको ये देखना होगा कि अभी कोई फफूंद जनित बीमारी है तो आप देखेंगे कि आपका जो इन्फ्लोरोसेंस है, या जहाँ ऊपर दाने भरते हैं फूल का है, वो मुड़ जाता है, उसमें कहीं सफ़ेद रंग की एक कवक जो है उसकी दिखाई देता है। उस समय
समय आप किसी जो आपकी फफूंदनाशक है, इसमें आप मैंकोजेब भी ले सकते हैं, उसके अलावा ऑरोक्सिफिक्स है ये ले सकते हैं, उसके अलावा मेटाक्सिल है, इसमें करीब 500 ग्राम आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इन किसी भी फफूंदजनक जो भी उसका फफूंदनाशक का आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप जैविक उपचार करना चाहें तो आप एक सल्फर का स्प्रे भी कर सकते हैं, या ट्राइकोडर्मा का अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे ये तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, अब आपने कहा कि जहाँ पे कटाई की व्यवस्था या करनी है हमको, तो पहले तो लक्षण पहचानिए। आप देखेंगे दाने को निकाल कर आप प्रेस करके देखेंगे, उसमें मिल्किंग स्टेज नहीं है, दाना काफ़ी पकने की परिस्थिति में है, और जो आपका नीचे की जो पत्तियां हैं वो भी सूखने लगती हैं, तो वो कटाई की सही अवस्था है। लेकिन कटाई के समय ये ज़रूर ध्यान रखिए कि मौसम शुष्क होना चाहिए। अगर बारिश का मौसम हो तो उस समय आपको कटाई नहीं करनी है, मौसम साफ हो उस समय आप काट के रखें। और मिलेट्स के लिए खास तौर पर कई इसमें ना बहुत ज़्यादा शैटरिंग या दाने बहुत झड़ते हैं, तो आप काट कर उसको खेत में ही ना छोड़े, बंडल बना के अगर तिरपाल में या किसी पक्के फ्लोर पर अगर आप ला सकें तो अच्छा होगा। 6 से 7 दिन तक आप बंडल्स को पलटते रहें ताकि पूरा अच्छी तरह से सूखे। उसके बाद इसकी थ्रेशिंग करके और उचित तरीके से भंडारण करके, जब तक आपकी मार्केटिंग की व्यवस्था सही नहीं हो जाती, तो इन छोटी छोटी सावधानियों का आप ध्यान रखें, तो जो कटाई के समय होने वाले नुकसान है उनसे बचा जा सकता है। नमी की जब हम बात कर रहे थे, और लगातार क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश होती जा रही है, तो जल निकास का भी आप ध्यान रखें। इस समय लॉजिंग भी या कई बार फसल गिरने की भी जो समस्या है वो देखी गई है, तो इन बातों का आप ध्यान रख के अच्छी उपज ले सकते हैं। जी, तो कटाई के समय भी आप इन बातों का ध्यान रखकर आप अच्छी खासी फसल ले सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं, रवि हैं, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। रवि जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं रविंद्र जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं प्राकृतिक खेती करना चाहता था। जी। जैविक खेती। जी। तो सर उसी के विषय में जानकारी चाहिए थी मेरे को। जी, डॉक्टर अरविंद जी हमारे दर्शक हैं, ये प्राकृतिक खेती को लेकर जानकारी चाहते हैं। हाँ रवि जी, देखिए आप प्राकृतिक खेती करिएगा, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के दर्शक हैं, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, वो प्राकृतिक खेती की तरफ जरूर लौटें। और प्राकृतिक खेती आपके स्वास्थ्य के लिए भी, और ज़मीन के स्वास्थ्य के लिए, और पर्यावरण, ये 3 तो आप ये मान के चलिएगा रवि जी कि निश्चित रूप से आप फ़ायदेमंद है ही है। और साथ ही साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे देश को जो रासायनिक उर्वरक बनाने पड़ता है, जिसके इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से एक देश की को एक बहुत बड़ा फ़ायदा राजस्व के रूप में देने के रूप में जो देते हैं उसकी भी बचत होती है। और इसके लिए अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको हमने पहले बताया था कि प्राकृतिक खेती करने के लिए आप अपनी पहले खेत ज़मीन की मृदा है उसको ज़रूर परीक्षण कराइएगा कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और उसके बाद में उसमें जीवांश का क्या स्तर है, और उसी के अनुसार फिर आप अपने घर पे आपके पास में अगर देसी की गाय कोई भी है तो नहीं है तो फिर एक निश्चित रूप से कहीं आस पड़ोस में कहीं देसी गाय मिले तो उसका गोबर है, गौमूत्र है, उनको से आप जीवामृत है, घन जीवामृत है, और इन सब चीज़ों को जो हमने आपको बताया उस अनुपात में बना करके, जीवामृत अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको जीवामृत को बनाएंगे तो उसके लिए भी आपका देसी गाय का गोबर है, 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर ले लेंगे, और 10 ही लीटर के करीबन आपका गौमूत्र ले लेंगे इसमें, और 2 किलोग्राम गुड़ है, 2 किलोग्राम आपका कोई भी दाल वाली फसल है उसका आटा ले लेंगे, और किसी पेड़ की, बरगद का पेड़ है या नीम का या पीपल का पेड़ है, उस पेड़ की मिट्टी को लेकर के 24 से 36 घंटे तक आप एक ड्रम में लगभग आप पानी भर करके रख दीजिएगा। और उसके बाद में इसको प्रतिदिन सुबह शाम क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसके हिसाब से लकड़ी के डंडे से उसको घुमाते रहिएगा, तो आपका ये जीवामृत जो बन जाएगा। और इसको, इस जीवामृत को जो भी आप फसल लगाए हैं, धान की लगाएं या गेहूं की लगाएं या आप मिलेट्स की लगाते हैं, उस फसल पर 21 दिन से लेकर के 25 दिन पर, 40 से लेकर के 45 दिन पर, 45 के बाद में आप 65 से लेकर के 60 से 65 दिन की अवस्था पर, और आप 90 से 95 दिन की अवस्थाओं पर, इन अवस्थाओं पर आप इसको 1:5 यानी 100 लीटर पानी में आप 5 लीटर आपका जीवामृत का अगर आप छिड़काव करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है उसमें ब्यात भी ज़्यादा होगा, कल्ले भी ज़्यादा निकलेंगे, कल्ले के साथ साथ में उसमें बालियां भी अच्छी निकलेंगी और आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ा जो फायदा देखने को मिलेगा कि डॉक्टर अरविंद जी एक दर्शक हैं, पहले उनका सवाल लेता हूं फिर लौटूंगा आपके पास। हमारे पास साथ हैं नईमुद्दीन जी। नईमुद्दीन जी अपना सवाल पूछिए, झांसी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं।
जी, निवेदन ये है मेरा जी कि ज्वार के खेत में कई पेड़ ऐसे हैं जिसमें कई शाखाएं आती हैं और हर शाख में छोटे छोटे भुट्टे लगे रहते हैं और उनमें या तो भुट्टों में कोई दाना नहीं रहता या फिर बहुत गुणवत्ता युक्त नहीं होता है, दाने नहीं रहते। और जबकि ऐसे पेड़ जिसमें एक सिंगल भुट्टा होता है तो उसमें अच्छे दाने निकलते हैं। क्या कारण है, उसका क्या निराकरण है सर? जी धन्यवाद। नईमुद्दीन जी, आपके सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन माफी के साथ आपको यहाँ रोकना चाहूंगा कि हमें यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपके सवाल को शामिल किया जाएगा। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। ब्रेक से पहले हमारे दर्शक थे नईमुद्दीन, झांसी उत्तर प्रदेश से। उन्होंने ये सवाल किया था डॉक्टर कपिला जी कि उनके ज्वार के खेत में कई शाखाएं हैं पेड़ों में जिसमें भुट्टे उगते हैं, लेकिन भुट्टे में कई बार गुणवत्ता दानों की नहीं है और कुछ भुट्टों में दाने अच्छे निकल आते हैं। इनकी समस्या क्या है और समाधान क्या है इनका? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसमें कई बार देखा गया है कि जब सिंगल टिलर या जिसमें एक सिंगल जब आता है तो उसके अंदर दाने भी अच्छे भरते हैं। और कई बार ये जो आपकी समस्या है ये ऑफ टाइप प्लांट्स हम इनको बोलते हैं। और जब क्या होता है कि कई बार किसान अपने ही बचे हुए बीज को आगे से आगे यूज करते रहते हैं। और तो आपके अगर आप जो भी एक तो किस्म का आप चुनाव सही करें और उस किस्म का बीज आप सही जगह से एक किसी अच्छे स्रोत से आप लें। जब आपके ऑफ टाइप बीज होते हैं और आप एक फसल से ही अपने ही बीज से आप अगली बार या 2-3 बार के आप लगातार लेते रहते हैं तो धीरे धीरे इस तरह के कैरेक्टर्स उसमें देखे जाते हैं। अब अगर ये कुछ ही पौधों तक सीमित है तो हम इसमें नीचे के जो शुरू में जो ऑफ टाइप वाले जो प्लांट्स आते हैं उनको अप्रूट कर सकते हैं। आप देखेंगे पूरी फसल के अंदर या जो पूरे जितने पौधे हैं उनमें से ये पौधे अलग ही दिखाई देते हैं शुरुआती अवस्था में ही। तो बेहतर यही होता है कि शुरुआती अवस्था में ही इनको उखाड़ के खेत से हटा दिया जाए। आप सही स्रोत से अच्छी और उन्नत किस्म का बीज प्राप्त करें। अपना ही बचाया हुआ बीज आप 1 साल से ज़्यादा उपयोग ना करें। अगर वो भी मजबूरी हो तो ही कोशिश कीजिए कि हर साल आप नया बीज लें। और जो वैरायटी आप जहाँ से लेते हैं आपके यहाँ की संस्तुतित होनी चाहिए। और साथ ही आप मृदा के अंदर आप पोषण जो है उसका भी आप ध्यान रखिए। मृदा की जांच के आधार पर जो संस्तुतित पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी एक बार जाँच कराइए। कई बार मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण भी इस तरह की समस्या देखी गई है। तीसरी बात है स्पेसिंग की। मान लीजिए पौधे से पौधे की जो संस्तुतित जो है अगर आपकी 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उस एक ही प्लांट से आपके ऑफ टाइप्स या जो साइड शूट ज्यादा निकलती हैं लेकिन उनके अंदर दाना नहीं भरता। और फसल गिर जाने के बाद भी कई बार जैसे मान लीजिए पानी ज्यादा है, जल भराव है, आप निकास नहीं कर पाए तो मेन शूट जब नीचे गिर जाती है तो उसमें से साइड शूट्स निकलती हैं। तो उसमें से फ्लावरिंग तो होती है, उसमें फल तो मतलब ये फूल तो आते हैं लेकिन उसमें सीड सेटिंग नहीं हो पाती। तो ये 3-4 कारण हो सकते हैं। इनका अगर आप ख्याल रखें। मेन कारण इसमें ऑफ टाइप प्लांट और जो विश्वसनीय स्रोत से अगर आपने बीज प्राप्त नहीं किया है तो ये समस्या ज्यादा होती है। जी डॉक्टर कपिला जी, आपने किस्मों के चुनाव का जिक्र किया। अगर हम सिर्फ मोटे अनाज की खेती को ना छोड़कर अगर किसी भी फसल का हम चुनाव करते हैं तो उसमें किस्मों का चुनाव करना बहुत आवश्यक होता है। और क्षेत्र के अनुसार अगर करना देखा जाए तो वो तो बहुत आवश्यक होता है। अगर हम मोटे अनाज की खेती की बात करें, जिस तरीके से इस किसान भाई की समस्या आई है, किस्मों का चुनाव किस प्रकार से करें, साथ ही इसमें एक चीज और कैसे ध्यान रखें। कई बार किसान भाई देर कर देते हैं फसल की बुआई करने में या जल्दी कर देते हैं, तो अगैती या पछैती बुआई अगर कोई कर रहा है तो क्या उसमें भी किस्मों का प्रभाव देखने को मिलता है? बिल्कुल। देखिए, आप ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ट्रायल्स चलते हैं हमारे यहाँ पे ICR में, जो परिषद है उसके माध्यम से। तो आप देखेंगे सब जगह उनके सेंटर्स होते हैं। जैसे अगर अपन मिलेट्स या मोटे अनाज की बात करें तो हैदराबाद में एक संस्थान है जो पूरे देश के लिए जो अलग अलग जो किस्में हैं कहाँ के लिए क्या होना चाहिए। अब रागी जो है आपकी असम में भी होती है, हमारे मैदानी क्षेत्रों में भी होती है, साउथ में भी होती है, लेकिन एक ही किस्म को अगर आप सब जगह लगाएंगे तो उस हिसाब से नहीं होता। तो जलवायु के आधार पर हर जगह के
लिए कुछ संस्तुतित किस्में होती हैं, जिसके अंदर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का भी एक अपना रिसर्च या शोध का जो माध्यम होता है ये। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो समय पर किसान भाई कई बार ना खेत खाली नहीं हो पाता, कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, तो अगर आप पछेती बुआई कर रहे हैं या आप अगेती बुआई कर रहे हैं, फसल आजकल हम सघनीकरण की बात करते हैं, पहले हम 1 या 2 ही फसलें लेते थे, आजकल 3-3 या 4-4 फसलें भी ली जाती है। उसके लिए हम खेत खाली नहीं छोड़ते और अगेती में ही हम बुआई कर देते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ खास किस्में होती हैं। अभी जैसे आने वाले मौसम में अगर अपन बात करें, रबी में सरसों की ही बात करते हैं, तो जो जितने भी हमारे मैदानी क्षेत्र है, सितंबर के बाद, इस बार तो खूब अच्छी बारिश है, 15 सितंबर से ही हम कहीं कहीं पर अगेती सरसों की जो है वो बुआई शुरू हो जाती है। लेकिन किस्मों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है, और ना केवल समय के आधार पर, अगर बाकी भी अगर बात करें, कहीं मान लीजिए लवणीय या क्षारीय भूमियाँ हैं, उनके लिए आपको कौन सी होनी चाहिए, और अगर आप जो आपकी किस्म को किसी प्रकार से आप अगर मान लीजिए समय पर बुआई नहीं कर सकते, 10 या 12 दिन के आपका गैप रहता है, तो एक तो आप बीज दर बढ़ा दीजिए, क्योंकि कुछ के अंदर जर्मिनेशन या वो प्रभावित होता है। दूसरा, पोषक तत्वों की मात्रा का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो वो बहुत पहले किसी ने कहा है ना कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। तो कृषि के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि समय पर सभी काम हो, तभी किसान को अपनी जो पूरी मेहनत है उसका सही लाभ मिल सकता है। जी, तो ये कुछ खास बातें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं मोटे अनाज की खेती में आगे बढ़ते हुए। एक दर्शक हैं, राहुल है मध्य प्रदेश से, उनका सवाल ले लेते हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। राहुल जी, अपनी टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए और सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये था कि ये प्राकृतिक खेती के बारे में बता रहे हैं, तो एक गाय से 30 एकड़ खेती कर सकते हैं सर जी, तो सर वो कैसे कर सकते हैं? जी, राहुल जी का सवाल है डॉक्टर अरविंद जी की एक गाय से 30 एकड़ की खेती कैसे कर सकते हैं। देखिए राहुल जी, आपको जो अभी एक रिपोर्ट भी दिखाई गई थी और मैंने भी आपको बताया कि एक गाय से आप 30 एकड़ की ज़मीन की खेती आप कर सकते हैं। देखिए, जीवामृत जो आपका बन रहा है, आपने जो 100 लीटर का आपने जीवामृत बनाया है, वो 1 एकड़ पे छिड़काव कर सकते हैं। तो 100 लीटर आपके अगर गाय की गोबर है, गाय का पेशाब है, तो औसत जो है एक गाय लगभग आपका 5 से लेकर के 6 लीटर आपका पेशाब 24 घंटे में आपको दे देती है। तो उस गोबर को भी, और इसी तरह से लगभग 8 से 10 किलो केजी आपका गोबर एक गाय पर डे में, अगर वो नॉर्मल गाय खाना खा रही है, भूसा खा रही है, तो इतना आपको गोबर दे देगी। तो उस गोबर से आप जीवामृत है, घन जीवामृत है, और ये आप बना सकते हैं। और उसको हिसाब से आपके पास में जो एरिया है, एक गाय जो से आप अपने को 30 एकड़ की जो ज़मीन है, उसको जीवामृत से और घन जीवामृत से आप आराम से उसको प्रयोग में ला सकते हैं। अब जैसे आपने घन जीवामृत से आपने 100 किलो गोबर लिया, उसमें 5 से 10 लीटर आपने गौमूत्र मिलाया, और उसके साथ में 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ मिला करके, और 1 किलो आपने बरगद या पीपल के पेड़ की मिट्टी को मिला करके और उसको मिला करके लड्डू बना लिए, तो वो लगभग आपका 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। उस 1 एकड़ में उसका कारण क्या है कि इसमें ये देखिएगा कि जो हमारे ज़मीन के अंदर सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं, जिनको जो बैक्टीरिया कह सकते हैं, जीवाणु कह सकते हैं, हमको अपने खेत के अंदर इन बैक्टीरियाओं की संख्या को बढ़ाना है। जो प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत है कि, और वो बैक्टीरिया हमारी गाय के गोबर में होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 ग्राम अगर गाय का गोबर लेते हैं, तो उसमें लगभग आपका 300 से लेकर के 500 करोड़ बैक्टीरिया पाया जाता है 1 ग्राम गाय के गोबर में। अब आप इसको, अगर आप 100 किलो गोबर ले रहे हैं, तो उससे आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, तो ये खरबों अरबों की संख्या में बैक्टीरिया पहुंचता है। और जब ये बैक्टीरिया जमीन के अंदर जाता है, तो निश्चित रूप से जो फसल का अवशेष है, जो सड़ा नहीं था, उसको पहले सड़ाते हैं, और बैक्टीरियाओं की संख्या जब बढ़ती है, तो निश्चित रूप से आपका खेत में जीवांश की मात्रा भी बढ़ जाती है। और जो सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना केचुआ, जो किसानों का मित्र के रूप में भी जाना जाता है, इस केचुआ जो ज़मीन में बहुत नीचे चला जाता है, जैसे जैसे केचुआ जो आपका जीवामृत है, घन जीवामृत का जब प्रयोग करते हैं, तो उसकी प्राकृतिक जो सुगंध है, उससे वो केचुआ ऊपर की सतह पे आना शुरू कर देता है। और जब ऊपर की सतह पे आएगा, तो निश्चित है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, आपका एरिएशन है, जिसको हवा का आवागमन कहते हैं, ये हवा का संचार अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ें जो हैं आपके मृदा के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, और साथ ही साथ फसल को उगाने के लिए भी अच्छा वातावरण माना जाता है। और साथ ही साथ में जीवांश का स्तर बढ़ता है। ये 4-5 चीज़ों का जब स्तर बढ़ना शुरू होता है, तो आप कोई भी फसल
की पैदावार उसमें ले सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ले रहे हैं। मैंने आपको भी बताया कि जैसे जीवामृत है, जो जीवामृत की जो पहला छिड़काव हम करना शुरू करते हैं वो 20 से या 21 दिन से लेकर के 25 दिन की अवस्था में शुरू कर दिया जाता है। तो उसमें 5 लीटर केवल आपका जीवामृत का इस्तेमाल किया जाएगा। जब हमारी फसल 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पे होगी तो मात्र 1 एकड़ में 20 लीटर आपका जीवामृत का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 20 से लेकर के 25 लीटर तक की अवस्था मैक्सिमम जो आपका है। अब आप 1 एकड़ में मात्र 20 से 25 लीटर आप जीवामृत का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने 200 लीटर आपने जीवामृत बना रखा है, तो आप खुद सोचिएगा कि हम उसको कितने खेत में, कितने एकड़ में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलकित जी, मेरा भी एक प्रश्न है प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ, अगर आप अनुमति दे तो। सर, रासायनिक खेती हम काफी लंबे समय से करते आए हैं, उसका एक सेट प्रोटोकॉल भी बन गया। तो अब वो किसान भाई जो अब ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स पे, मान लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, जैविक खेती पे, प्राकृतिक खेती पे आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? मतलब कन्वर्जन के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए कन्वर्जन, देखिए मैडम बिल्कुल आपका सुझाव है कि अभी देखिए जो प्राकृतिक खेती है वो अभी मुख्य रूप से एक तरह से कहा जाए टेस्टिंग स्टेज में है। और इसीलिए जो हम लोग कहें, अभी बात भी आई थी कि इसको मझोले जो हमारे छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, उनकी तरफ इसको ले जाएं। कारण क्या है कि अभी एकदम ये कहते, क्योंकि जो भी केमिकल रसायन वाली खेती कर रहा है, तो अगर एकदम प्राकृतिक खेती पे आता है और उसके खेत में अगर जीवांश का लेवल 0.4 या 0.5 के आसपास है, तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा मैडम कि उसकी पैदावार नीचे कम होगी, निश्चित रूप से कम होगी, स्वाभाविक है। लेकिन ये चीज मैं आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम गाय के गोबर का पूरी तरह से एक सेट उसका जो प्रोटोकॉल है, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से जो कीड़े का, इंसेक्ट का, डिजीज का जो अटैक होता है वो काफी कम हो जाता है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको शेयर करना चाहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त इस बार देखा जाएगा खरीफ सीजन में जो जिन क्षेत्रों में पैडी लगाया, धान लगाया हुआ है, आप देखेंगे स्टेम बोरर का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है। और स्टेम बोरर की फर्स्ट स्टेज के साथ साथ में सेकंड स्टेज का भी अटैक हुआ है। लेकिन जहाँ पे इसका प्राकृतिक खेती जो वाले किसान किया गया है, आप उसी खेत पे हमारे में देखे जाएंगे तो उसमें बिल्कुल कुछ भी न डालने के बाद में भी उसमें स्टेम बोरर का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला है। जबकि हमारे पे हम यही IRI पूसा का सीड प्रोग्राम ले रहे हैं धान का ही, उसमें हम 3 छिड़काव कर चुके हैं। प्रोपेनोफोस प्लस साइपर का कर चुके हैं। इसके साथ साथ में हम क्लोरोपेंटेनॉल का भी उसका ग्रेन्यूल्स का भी इस्तेमाल करा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी किसी खेत में भी इसकी जो एडल्ट है, जिसकी मादा तितली है, वो अभी भी खेत में देखने को मिल जाएगी। और उन्हीं खेतों के बीच में प्राकृतिक खेती का जो हमारा ट्रायल लगा हुआ है, उसमें इसके कीड़े, इसके एडल्ट है, उसका कोई प्रकोप नहीं है। तो थोड़ा सा ये मैं धीरे-धीरे क्षमता उसकी बढ़ती। मैं ये चाहता हूँ कि इसको बहुत लार्ज स्केल पर नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा किसान अगर इसको पेशेंस रख करके अगर आता है तो मैं मानता हूँ कि बहुत नहीं तो बहुत कुछ उसको हासिल कर सकता है। और कुछ अपने घर के लिए अगर प्राकृतिक खेती पे आता है तो निश्चित रूप से उसके टेस्ट में और उसके इन्वायरमेंट में और केमिकल सॉइल के हेल्थ के उसके उसमें देखे सेंस में, तो निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती कोई मतलब बहुत बड़ा घाटे का वो नहीं कह सकते। जी अरविंद जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, कुछ और बातों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ समय की मांग, एक ब्रेक लिया जाए। तो सभी दर्शकों से अपील है कि आप बने रहें और कोई भी सवाल आपका है तो 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कपिला जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कपिला जी एक दर्शक है हमारे, किशन है हरियाणा से, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल पूछा है। मिलेट बेस्ड बिजनेस शुरू करना है मोटे अनाज की खेती से, तो कैसे करें, कहाँ से करें? साथ ही इसमें एक सवाल मैं और भी जोड़ना चाहता हूँ। अगर हम बात करें भंडारण व्यवस्था की, तो किसान भाई जो मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, कटाई के बाद भंडारण व्यवस्था को किस तरह से मैनेज करें और उस भंडारण को कितने दिन तक रख सकते हैं और आगे कितने दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है? साथ ही जिस तरीके से सवाल आया कि बिजनेस करें, अगर हम बात करें वैल्यू एडिशन की, तो वैल्यू एडिशन को लेकर क्या कुछ किया जाए? और एक दर्शक है, उनका सवाल और भी है, वो फोन लाइन के जरिए जुड़े, उनका सवाल भी ले लेते हैं। अवधेश कुमार जी हैं मोतिहारी बिहार से। अवधेश जी अपना सवाल पूछिए। जी, हमको प्राकृतिक खेती करनी है, उसके बारे में हमको विस्तृत जानकारी चाहिए। उस खेत में धान लगा हुआ है जी, धान काट के और बंधा गोभी का खेती करना है जी। जी अवधेश कुमार जी, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दिया जाए। जी अवधेश जी आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर कपिला जी मैं आपका रुख करता हूँ, थोड़ा संक्षिप्त में इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम रुख करते हैं। देखिए ये जो है अभी बहुत लार्ज स्केल पे मिलेट्स का या मोटे अनाजों की खेती नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि किसानों को एक रैंडमली 100 में से 2 किसान अगर ये करते हैं तो फायदा नहीं होगा। एक तो आपने FPOs का कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो FPO बना के किसान भाई अपना एक समूह बनाए और वो पहले से प्लान करके करें कि हमें इतने क्षेत्र में इस तरह की और ये वाली मिलेट की क्रॉप लेनी है। अब आप देखिए कि 5 स्टार में भी आजकल जो सबसे एक्सपेंसिव खिचड़ी है वो मिलेट खिचड़ी है। आजकल अवेयर हो गए हैं लोग और मांग भी है। आप किसी भी देखिए इतने सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं, इवन पास्ता में, जो आपके जो जितने भी फास्ट फूड्स हैं, बिस्किट्स हैं, बेकरीज में, इन प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। और ये जितनी भी जो बड़ी कंपनीज हैं, मान लीजिए नेस्ले है या गुड डे है, जितनी भी ब्रांड्स हैं, ये सब मिलेट्स के और रागी बिस्किट्स आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को मतलब प्रोड्यूसर्स और ये जो आपकी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं जोड़ने की आवश्यकता है। आपने भंडारण का बहुत अच्छा प्रश्न आपने बात की। तो भंडारण सबसे अधिक जरूरी है। आपको जरूरी नहीं है कि आज ही आपको मार्केटिंग के लिए आपको सही जगह मिल जाएगी। और बहुत सारी जो आपकी मिलेट्स हैं उनके लिए MSP भी नहीं है और उनके लिए कोई रेगुलराइज्ड मार्केट भी नहीं है। तो अगर जब तक आपको शुरुआत से ही प्लान करने, आप उगाने के बाद में आप मार्केट तलाशने ना जाएं, आप अपना प्रोड्यूस कहाँ बेचेंगे, कितने दिन तक आपको भंडारण कर सकता है, उस सब की व्यवस्था आपको, और ये एक किसान के बस की बात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं फार्मर्स FPOs बनाएं। आप संगठित होकर एक बड़ा ग्रुप बनाएं। देखिए कि आपके गांव में या आपके क्षेत्र में कौन सी मेजर ये जो मिलेट्स है उसकी फसल हो सकती है, और उसको आप उसकी मार्केटिंग के स्किल्स देखिए। और अगर आजकल तो बहुत छोटी छोटी महिलाएं हैं, हम खुद आपने अपने कार्यक्रम में चंदू गांव से जो गुड़गांव में है, पूजा शर्मा जी का प्रोग्राम कई बार आपने अपने किसानों को दिखाया है। तो महिलाएं भी संगठित होकर इस प्रकार के प्रोड्यूस, लेकिन अनुबंध पहले ही कर ले। जो NCR क्षेत्र जितना भी है उसमें जहां जहां बड़े होटल्स हैं वहां भी इनके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट या जो थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, संगठित हो। और इस प्रकार से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो ना केवल अधिक लाभ, बल्कि आप एक लॉन्ग टर्म और एक सस्टेनेबल मार्केटिंग प्लान लेकर आएंगे तो ज़्यादा। स्किल इंडिया, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जहां प्रमोट कर रहे हैं इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को। आपके जो बेकरी के लिए जो छोटी मशीन्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन के लिए भी अनुदान है, सब्सिडीज़ हैं। तो उनका लाभ उठाकर जो संगठित होकर लेकिन किसानों को आगे आना होगा, तभी हम इसको एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल की तरह इसको स्थापित कर सकते हैं। जी कपिला जी, अगर हम बात करें महिलाओं की, महिलाएं इसमें घर में अगर रहकर क्या कुछ जोड़ सकती हैं? जैसे हमने वैल्यू एडिशन की बात करी, प्रोसेसिंग की बात करी, तो क्या घर में कुछ ऐसे उत्पाद बनाने के लिए क्या उपकरण चाहिए होते हैं? जी KVKs के माध्यम से सर सबसे अच्छा हमारे साथ में आज खुद मौजूद है कार्यक्रम में। तो हर KVK का मैंडेट होता है कि आपके आसपास के रीजन में, और 730 से भी ज़्यादा KVKs है हर डिस्ट्रिक्ट में, बड़े डिस्ट्रिक्ट में 2 से ज़्यादा KVKs है। उन सब का मैंडेट है कि महिलाओं को आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, उन्हें संगठित करें। पूसा संस्थान में भी हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। और लगातार हमारे यहाँ पे किसान मेला, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहाँ अभी तो आप आहार मेला की हम बात कर रहे हैं, वो भी प्रगति मैदान में होने वाला है। उसमें कई सारी फर्म्स आएंगी और उन फर्म्स का स्पेशलाइजेशन है प्रोसेस प्रोडक्ट्स, लेकिन उनको रॉ प्रोडक्ट चाहिए। तो रॉ प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेगा? फार्मर्स से मिलेगा। तो उनको प्रोडक्ट की जरूरत है, वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, आप प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है।
तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहिए हमें जी। इसमें अपार संभावनाएं। डॉक्टर अरविंद जी, मैं आपका भी रुख करूंगा, और जो हमारे दर्शक थे अवधेश कुमार मोती बिहारी से, जो उनका जो सवाल था प्राकृतिक खेती को लेकर, उसमें भी मैं आपसे चाहूंगा कि जवाब दीजिए आप, लेकिन समय हो चला है समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा संक्षिप्त में इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मेरा जो अभी प्रश्न पूछा था, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप पहले, आपके जो धान कटता है, धान कटने के बाद में सबसे पहले आप अपनी मृदा का परीक्षण कराएं, और मृदा परीक्षण कराने के बाद में उसकी जो स्थिति निकल के आती है कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश का क्या स्तर है, लेकिन उसके बाद में आप निश्चित रूप से 1 बीघा, 2 बीघा, 1 एकड़, जितना भी आपकी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से आप प्राकृतिक खेती पर आइएगा। और प्राकृतिक खेती के लिए हमने आपको बताया है कि आप जीवामृत की तरफ, सबसे पहले जीवामृत है, घन जीवामृत है, और उसके बाद में बीजामृत है। आप कोई भी, जब आप बंद गोभी की या किसी की फसल की बीज लगाएंगे तो उनको उनसे उपचारित करके तब लगाइएगा। और बीजामृत, घन जीवामृत है, जब आप फसल की तैयारी करते हैं उस समय पे आप, हमने बनाने की विधि बताई हुई है, उसको डाल करके आप खेतों में डालेंगे और उसके बाद में जुताई करेंगे, तो निश्चित है कि आपके खेत में जीवांश के स्तर के साथ साथ में सूक्ष्म जीवाणु, जिनको माइक्रोब्स कहते हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी, केंचुओं की संख्या बढ़ेगी, तो आपकी खेती में अच्छा पैदावार देगी। और अगर आपका जीवांश अच्छा है तो आपको शुरुआत से ही पैदावार अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी, अन्यथा आपको 1-2 साल वेट करना पड़ेगा, तीसरे या चौथे साल के बाद में आपको वही पैदावार मिलने लगेगी जो आप रासायनिक खादों से लेते थे जी। तो एक और दूसरा, मैं थोड़ा सा पुलकित जी और एक इजाजत चाहूंगा, समय कम है, थोड़ा सा संक्षिप्त में रखिएगा। मैं, देखिए, जो मैडम ने आपसे कहा था, कृषि विज्ञान केंद्र भी मिलेट्स के ऊपर रेसिपी कॉन्टेस्ट कराता है, और इसमें हमारे यहाँ से मैं समझता हूँ ज्यादातर के वीके जितने भी है अपने देश के अंदर, वहाँ सभी पे मिलेट्स के रेसिपी कराई गई है। और रेसिपी के लिए, देखिए, मिलेट्स के लिए 2 सिद्धांत है कि मिलेट्स हम क्यों उगाएं और क्यों खाएं। देखिए, दोनों चीजें, दोनों का उगाना इसलिए जरूरी है कि जिससे कि हमारी मृदा स्वास्थ्य और जल धारण की, पानी की बचत और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, इन दोनों की बचत होती है। और खाना इसलिए जरूरी है कि इसमें ग्लूटेन की मात्रा कम होती है, जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। और वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, जैसा कि आपको WHO ने भी कहा है कि पेट में आंत का कैंसर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए अगर हम मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनकी जितने भी मिलेट्स में इनका सबसे कम होता है। और इसमें फाइबर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, इसलिए हमको मिलेट्स का लेना चाहिए। मैं मैडम की बात का समर्थन करता हूँ जी। बिल्कुल, इसमें कई सारे औषधीय गुण हैं और इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आप देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में आप दोनों मेहमानों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की। आप दोनों का स्टूडियो में समय निकाल कर आने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। तो आज के कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियों से उम्मीद करते हैं किसान भाइयों को लाभ होगा और आप सही तरीके से जो आपको उपाय बताए गए हैं इनका इस्तेमाल करेंगे। अगले हेलो किसान कार्यक्रम में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम अगले अंश में जो बात करेंगे, खेती में कृषि यंत्रों का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से उनकी देखरेख करनी चाहिए, रखरखाव किस प्रकार से करना चाहिए, किन्नू संतरा के बागों की देखभाल आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसकी मांग बढ़ने वाली है और इस तरीके से आप अगर अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो आप अच्छा मार्केट में रेट ले पाएंगे। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फोन करके अपने सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं कॉल सेंटर का आप 1800-113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में उपलब्ध रहता है। साथ ही इस कार्यक्रम में जो किसान भाई, जो दर्शक लेट से जुड़ते हैं, देरी से जुड़ते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था और है। इस कार्यक्रम को आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर, और वहां पर हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब कदम आगे बढ़ते हैं
तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर।